नमस्कार, सत श्री और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे लगातार हमलों को लेकर बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस आज ढाका में हिंदू मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने प्रार्थना भी की और बांग्लादेश वासियों को यह संदेश देने की कोशिश की कि बांग्लादेश सभी धर्मों का है, इसलिए धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हमलों को बंद किया जाए। इसके अलावा आज बांग्लादेश में शेख हसीना के ऊपर एक राशन दुकानदार की हत्या को लेकर जांच करने की बात कही गई है और पुलिस उस मामले में जांच करेगी। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सब एक गोरी चमड़ी वाले देश के इशारे पर हुआ है। इसको लेकर अमेरिका ने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि बांग्लादेश का भविष्य बांग्लादेश के लोग तय करेंगे, इसमें अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं है। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बता दें कि अरशद नदीम जब से पाकिस्तान में गए हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपए के इनामों की बारिश हो रही है। ओलंपिक से पहले वो प्रैक्टिस अपने गांव के कच्चे ग्राउंड में करते थे। उस समय उनके पास अपने लिए डंबल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने एमएलएज की गिरती क्रेडिबिलिटी को सुधार करने के लिए आपका एमएलए आपके द्वार नाम की एक स्कीम का ऐलान किया है। हालांकि फॉर्मल इसका ऐलान होना बाकी है। भगवंत मान ने ये कहा है कि हर एरिया का एमएलए अपने लोगों के बीच में जाके आपका एमएलए आपके द्वार स्कीम के तहत काम करेगा। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलएज की बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी गिरी है। केंद्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पंजाब से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एनएचएआई के अपने बड़े बड़े हाईवेज के प्रोजेक्ट को भी रद्द करने का ऐलान किया था। इसको लेकर पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल राजपुरोहित ने एक्टिविटी दिखाते हुए अधिकारियों से बात की है। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों से भी मीटिंग करके उन प्रोजेक्ट्स में आ रही दिक्कतों के बारे में पूछा है। आज अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और एसजीपीसी के प्रधान पंजाब की पटियाला जेल में पहुंचे। वहां उन्होंने बलवंत सिंह राजौरा से मुलाकात करके उनके कंसर्न्स के बारे में बात की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले दुष्कर्म मामले में दोषी गुरमीत सिंह राम रहीम को बीजेपी सरकार ने 21 दिन की फरलो दे दी है। जेल से छूटकर गुरमीत सिंह राम रहीम उत्तर प्रदेश में बागपत में अपने आश्रम में पहुंचे। हरियाणा के मेवात में सस्ते दामों पर मेवात के किसानों से जमीन अधिग्रहण करने के मामले में मेवात के किसान सड़कों पर उतर आए हैं और प्रशासन से विवाद हो गया है। वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन एक्वायर की जा रही है, उसको लेकर मेवात के किसान चिंतित हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि बांग्लादेश से आई। बांग्लादेश के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि वहां पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। बहुत सारी जगहों से हिंसा की खबरें हैं। इसको लेकर वहां पर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, यानी कि जो अंतरिम सरकार बनी है, वो भी चिंतित है और वो कोशिश कर रही है कि वहां पर शांति बने। जो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, आज वो ढाका में ढाकेश्वरी देवी के मंदिर में पहुंचे और वहां से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि जितने भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, वो उनके दुश्मन नहीं है, नई सरकार के दुश्मन नहीं है और लोगों को, सभी लोगों को यहीं पर इकट्ठे रहना है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल मीडिया में भी चल रहे हैं, भारत में भी इसको लेकर बहुत सारा कैंपेन चल रहा है और जो शेख हसीना है उनकी तरफ से भी, उनके जो एक हिसाब से कहें कि उनकी जो टीम है उसकी तरफ से भी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पुश की जा रही हैं। जो दूसरी खबर बांग्लादेश के बारे में वो है शेख हसीना के बारे में। शेख हसीना के ऊपर एक जिला मजिस्ट्रेट ने एक राशन दुकानदार की हत्या को लेकर उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बैठा दी गई है और शेख हसीना का जो ये पूरा मामला है ये 19 जुलाई से रिलेटेड है। 19 जुलाई को जो स्टूडेंट बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस गोलियां चला रही थी। उसी दौरान एक राशन दुकानदार की भी मौत हो गई थी जो कि उस प्रदर्शन में भी शामिल नहीं था। उसी की मौत को लेकर बहुत सारा विवाद भी खड़ा हुआ है पिछले दिनों में और उसी की न्यायिक जांच के लिए आज कहीं ना कहीं शेख हसीना के खिलाफ फैसला आया है। हालांकि शेख हसीना के जो बेटे हैं
उन्होंने भी एक गजब का मीडिया में स्टेटमेंट दिया था जिसके कई सारे इंटरनेशनल लेवल पर रिएक्शन हो रहे हैं। जो उनके बेटे हैं सजीब जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, इसके पीछे गोरी चमड़ी वाला देश है। और उसका उन्होंने हवाला देते ये कहा था कि वो देश बांग्लादेश में एयरबेस बनाना चाहता था, लेकिन शेख हसीना ने उसको मना कर दिया। इस वजह से ही बांग्लादेश में ये तख्ता पलट उस देश ने करवाया है। उनके जो शेख हसीना के बेटे हैं वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर निशाना साध रहे थे। इसको लेकर आज जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने किसी भी स्तर पर कोई भूमिका नहीं निभाई है। बांग्लादेश के लोगों का भविष्य बांग्लादेश के लोगों के हाथ में है। बांग्लादेश के लोगों ने डिसीजन लिया है, अमेरिका ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई है। हालांकि जियो पॉलिटिकल लेवल पर काफी लोग इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लगातार पसार रहे हैं कि अमेरिका का बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर एक बड़ा हाथ है। हालांकि अभी सच्चाई आनी बाकी है, क्योंकि शेख हसीना की जो टीम है उसकी तरफ से अपने इस दलील के समर्थन में कोई सबूत मीडिया को नहीं दिए गए हैं। अगर कोई मीडिया को सबूत देते हैं, कोई ऐसी जानकारियां देते हैं तो जरूर दुनिया में तहलका मचेगा, क्योंकि इससे पहले हमें पता है कि मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका अपना दबदबा रख चुका है, अपनी भूमिकाएं निभा चुका है। और जियो पॉलिटिकली अमेरिका को ऐसे मुल्क के नाम पे भी जाना जाता है कि जो छोटे छोटे मुल्कों को परेशान भी करता है और जो हर वक्त अपना दखल देने की कोशिश करता है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आई, पाकिस्तान के पंजाब से आई। आप सबको पता है कि ओलंपिक गेम्स में 92.97 मीटर का जो भाला फेंका था अरशद नदीम ने, इसको लेकर बहुत सारे पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। जब वो पाकिस्तान में लौटे तो उनके ऊपर अवार्ड्स के एक हिसाब से झड़ी लगा रखी है। और एक अवार्ड पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, उन्होंने भी अनाउंस किया है। उन्होंने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और साथ में एक होंडा सिविक कार देने की भी घोषणा की है। और उस होंडा सिविक कार का नंबर रखा गया है 92.97, क्योंकि इतनी दूर कहीं ना कहीं अरशद नदीम ने भाला फेंका था, वही उनकी गाड़ी का नंबर होगा। लेकिन इस सारे मामले में एक अफसोस की बात भी है। अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह है कि आप ओलंपिक खेलने जाने से पहले अरशद नदीम का जीवन देखिए। वो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिताजी राजमिस्त्री का काम कर रहे थे और गांव में जो उनका स्कूल का जो कच्चा ग्राउंड था उसी में ही वो कहीं ना कहीं भाले की प्रैक्टिस करते थे, जेवलिन थ्रो करने की प्रैक्टिस करते थे। और उनके पास एक जेवलिन खरीदने के पैसे भी नहीं थे। सारे गाँव ने इकट्ठा होके उनके गाँव ने चंदा किया, उसके बाद उनको जेवलिन थ्रो आया। और कहीं ना कहीं जो डंबल होते हैं, डंबल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। आप जो एक हिसाब से देखें तो जो शहरों में लोग रह रहे हैं पंजाब के, चाहे इधर वाला पंजाब हो चाहे उधर वाला पंजाब हो, तो एक ऐसा क्लब है जो एसी वाले जिमों में जिम करता है और जिसकी मेंबरशिप होती है और महंगे महंगे डंबल्स, महंगी महंगी मशीनें। लेकिन पंजाब के इस ऐसे सपुत्र जिसने ओलंपिक में रिकॉर्ड कायम कर दिया, इतनी दूर जेवलिन फेंका और ओलंपिक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, इसको कहीं ना कहीं मेहनत करने के लिए डंबल तक नसीब नहीं थे। सीमेंट से बने हुए डंबलों से और डेगचून के जो पुराने स्टाइल की प्लेटें होती हैं कहीं ना कहीं राड में डालने की, जो बारबिल कर्ल होती है और जो एक बारबिल रोड होती है उसमें डालने के लिए डेगचून की प्लेटें वो इस्तेमाल करते थे और सीमेंट से बने हुए डंबलों से वो एक्सरसाइज करते थे। और जब अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि देखे कितनी गरीबी और कितनी तंगहाली से उठकर अरशद नदीम ने रिकॉर्ड कायम किया है। हालांकि अब तो उनके ऊपर पाकिस्तान का हर कोई अमीरजादा मेहरबान होना चाहता है, हर कोई अमीरजादा चाहता है कि उनको खूब इनाम मिले। ये भी एक सच्चाई है कि भारत में, पाकिस्तान में या साउथ एशिया में भी कहें, सिर्फ क्रिकेटर्स की इज्जत होती है। जो ऐसे धरती के, हम कहें तो हमारी माटी के जो असली सपूत हैं, उनको कोई नहीं पूछता है, उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। लेकिन अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बना के दिखा दिया है कि बहुत कम सहूलतों में भी पंजाब का ये पुत्र बहुत बड़े रिकॉर्ड कायम करने के काबिल था और उसने अपनी काबिलियत दिखाई है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर भारत के पंजाब से है। भारत के पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान, वो आजकल अपने एमएलए की क्रेडिबिलिटी को लेकर खासे चिंतित दिख रहे हैं। पंजाब का एमएलए जो भी भगवंत मान से मिलता है वो हाथ जोड़ के कहता है कि बाबू जी, अब मुझे हमारे
हल्के में घुसने नहीं दिया जाएगा, हमारा जो एरिया है उसमें घुसने नहीं दिया जाएगा। लोग बहुत गुस्से में हैं, जो अधिकारी हैं हमारी बात नहीं मानते हैं, आप कोई रास्ता दिखाइए। इसको लेकर भगवंत मान की जो टीम है, मीत हेयर और मलविंदर कंग, इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है और इस मॉडल का वो नाम दे रहे हैं आपका एमएलए आपके द्वार। और इस मॉडल में क्या है कि थोड़ा एमएलए अपने अपने हलकों में लोगों के पास जाएंगे और एक बैठक जैसी करेंगे, वहां पर अधिकारियों को बुलाएंगे। अधिकारियों को भी सीएम हाउस से ये आदेश दिया गया है कि जो एमएलए बोल रहे हैं वहां पर एक्शन करने के लिए, उसमें कम से कम आपको उनका साथ देना है। एक्शन भले ही ना हो लेकिन वहां पर हामी भर देनी है ताकि लोगों में बेइज्जती ना हो। तो कहीं ना कहीं अपने एमएलए की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए भगवंत मान ये सब कर रहे हैं। वैसे भगवंत मान को अपनी क्रेडिबिलिटी भी चेक करवा लेनी चाहिए ग्राउंड पे कि उनकी क्रेडिबिलिटी बची है या नहीं बची। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है कि आप अपने एमएलए की क्रेडिबिलिटी इस किस्म के चीजों से रिस्टोर करवा लेंगे, लेकिन भगवंत मान अपनी क्रेडिबिलिटी किस बिना पर रिस्टोर करेंगे। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर भगवंत मान से बहुत सारी उम्मीदें लोगों को थी, वो पूरी नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार में आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिससे लगता है कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर चल रहे हैं। और दिल्ली से तो पंजाबियों का बैर रहा है, फिर भी पंजाबियों का जो नया मुख्यमंत्री है वो दिल्ली के इशारे पर चल रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी भी खतरे में है। तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे रिस्टोर करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। अब मैं जो अगली खबर सुनाने जा रहा हूं उसको भी आप ध्यान से सुनिए, आपको पता लगेगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। अगली खबर ये है कि पंजाब पुलिस ने कुछ ड्रग सप्लायर्स को, जो सो कोल्ड, अभी तो उनके ऊपर आरोप प्रूव नहीं हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने ड्रग तस्करों को पकड़ा है और उनको असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। यानी कि उन्होंने पंजाब की जेलों में एनडीपीएस के मामले में पहले भी बहुत सारे कैदी जेल काट रहे हैं या फिर हम कहें तो जुडिशियल कस्टडी में हैं, और इनको डिब्रूगढ़ क्यों भेजा गया? इसका कारण सिर्फ एक ही है। इसका कारण ये है ताकि पंजाब सरकार ये नैरेटिव पुश कर जनता में नैरेटिव दिखा सके कि जो ड्रग तस्कर आजकल वो पकड़ रहे हैं उनको असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजते हैं। और अमृतपाल सिंह को भी कहीं ना कहीं ड्रग तस्करी और इन सब में का दोषी दिखाने की कोशिश है, क्योंकि नशे के खिलाफ अमृतपाल ने इलेक्शन जीता है। जो मैं उस इलेक्शन को कवर करके आया था, खडूर साहिब के इलेक्शन को, और हर जो माँ थी वो यही कह रही थी कि नशा कोई दूर कर सकता तो अमृतपाल सिंह दूर कर सकता है। उसने अमृत भी छकाया था बच्चों को। तो कहीं ना कहीं उस नशे वाले नैरेटिव को, अमृतपाल की इमेज को टेंट करने के लिए डिब्रूगढ़ भेजा गया है। बहुत हद तक मैं आज इस बुलेटिन में आपको एक बात और बता देता हूं, ये वीडियो मेरा सेव करके रख लीजिएगा। बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि 4-5 महीने बाद ये भी दिखा दिया जाए कि अमृतपाल सिंह के पास से तो ड्रग्स बरामद हुई हैं और वो जो ड्रग्स थी वो इन नशा तस्करों से वो ले रहे थे। तो इसी वजह से भी ड्रग तस्करों को डिब्रूगढ़ में भेजा जा रहा है ताकि 4-5 महीने बाद अमृतपाल सिंह को ही नशेड़ी दिखाया जा सके और एक प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। ये वीडियो मेरा सेव करके रख लीजिएगा। अगर ऐसी खबर आती है तो इस वीडियो को जरूर चलाइएगा, या फिर इस ऑडियो को भी आप सेव कर लीजिए। रेडियो पे सुन रहे हैं तो आप जरूर मेरी इस बात को याद रखिएगा, और मैं भी इस वीडियो को अपने को सेव रखूंगा ताकि आगे चलाया जा सके। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके भाई को भी पकड़ा था और कहा कि उनके पास तो 4 ग्राम आइस बरामद हुई है, जबकि दिखाया ये गया कि ड्रग तस्करी करता था अमृतपाल सिंह का भाई। हालांकि कोर्ट में वो मामला गया और तुरंत वो गिर गया, कोई कुछ साबित कर नहीं पाया और अब वो बाहर हैं। तो एक हिसाब से अमृतपाल सिंह और अमृतपाल सिंह के परिवार को कहीं ना कहीं ड्रग तस्करी, ड्रग लेने वाले ऐसा दिखाने की पूरी कोशिश पंजाब सरकार कर रही है। तो नैरेटिव का इतना घटिया खेल इस लेवल तक होता है, तो आप इस वीडियो को जरूर सेव करके रखिएगा। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर है कि जो केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, बीजेपी के जो मंत्री हैं, वो पंजाब से नाराज चल रहे हैं। और उन्होंने पंजाब में जो एनएचआई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, करीब 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं, और 293 यानी कि करीब 300 किलोमीटर की ही हाईवे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कैंसिल करने की बात कही थी। अब जो पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, वो अपना एक रोल ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक करवाता हूं। और वो आज एनएचआई के अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की और पूछा कि क्या समस्या आ रही है। समस्या आपको और हमको सबको पता है कि समस्या क्या है। समस्या है भूमि अधिग्रहण की, यानी कि जो किसानों की जमीन है जिनके ऊपर से ये हाईवे बनाएंगे उनके एक्वायर करने की। ये एक्वायर करना चाहते हैं फ्री के दामों पे, और किसान ऐसा चाहेगा नहीं कि जो उसकी माँ है, उसकी जो जमीन है, उसको वो चंद पैसों के लिए लुटाए। तो सही मुआवजा, तो अगर हम मैं जो तर्क दे रहा हूं, कोई डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं दे रहा हूं, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट इस बिना पे नहीं होना चाहिए कि किसान से उसकी जो जमीन है वो औने पौने दामों पे आप एक्वायर कर लो और फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट करो।
तो किसानों को प्रॉपर मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। और उससे कतरा क्यों रहे हैं, नितिन गडकरी भी क्यों कतरा रहे हैं, एनएचआई भी क्यों कतरा रही है? तो सही मुआवजे की मांग तो किसानों की जायज है। तो इसमें सारा पेच एक ही है, वो है लैंड एक्वायर का। लैंड एक्वायर के लिए पंजाब सरकार के ऊपर नितिन गडकरी दबाव बना रहे हैं कि सस्ते में हमें जमीन खरीद के दो किसानों से। तो भाई किसान तो सस्ते में तो जमीन देंगे नहीं, और ये होने वाला भी नहीं है। और ऐसा ही मामला, चलो अब ये मैं लैंड एक्वायर की बात तो कर ही रहा हूं, ये हरियाणा में भी चला हुआ है। हरियाणा में तो कई जगह लड़ाइयां चली हुई हैं लैंड एक्वायर को लेकर। तो जो पंजाब और हरियाणा है, हम सबको पता है कि यहाँ की जो जमीन है काफी फर्टाइल है, काफी उपजाऊ है। और डेवलपमेंट के नाम पर जब आप किसानों से उनकी जमीन ले लेते हो और वो भी कम पैसे में लेते हो, तो फिर उनको दर्द तो होगा ही, दुख तो होगा ही। इसलिए तो ज्यादा पैसे तो डिमांड करेंगे ही, सही मांग, मतलब मैं तो कहूंगा सही पैसे तो डिमांड करेंगे ही। हरियाणा का जो मेवात है, वहां पे मुसलमान मेव किसान है, वहां पर भी कई गांवों में ये आईएमटी के नाम पर एक्वायर कर रहे हैं जमीन को हरियाणा सरकार, और वो भी औने पौने दामों में कर रही है। हम सबको पता है कि मेवात का बॉर्डर जाके दिल्ली को लगता है, यानी कि जमीन बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है, और इतनी शानदार जमीन है, फर्टाइल भी है, उसको ये औने पौने दामों में खरीदना चाहते हैं। और आगे इंडस्ट्रियलिस्ट उसी जमीन को तैयार करके आईएमटी बना के और करोड़ों रुपए में बेचेंगे, और करोड़ों रुपए की एक हिसाब से इंडस्ट्रियलिस्टों से वसूलेंगे। तो सरकार किसान से सस्ते में क्यों लेना चाहती है और आगे महंगा क्यों बेचना चाहती है? तो उसके लिए भी जो मेवात के किसान हैं वो आज सड़कों पे उतरे हुए थे। उनके आज प्रशासन से कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, उनका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आज मेवात के किसान हैं, उन्होंने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मेरे को लगता है कि ये जो जमीन अधिग्रहण की लड़ाइयां हैं, ये तो आगे तेज होंगी ही, क्योंकि किसानों से कहीं ना कहीं कम पैसे में ये जमीन लेने की सोचते हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर है पंजाब के पटियाला से। पंजाब की पटियाला जेल में आज एसजीपीसी के प्रधान और अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार पहुंचे। उन्होंने बलवंत सिंह राजोआणा से मुलाकात की। बलवंत सिंह राजोआणा जी से मुलाकात करके उन्होंने उनके जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर बात की। आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले भी अपने बुलेटिन में बताया था कि बलवंत सिंह राजोआणा जी ने एक चिट्ठी लिखी थी जेल से, और वो लिखी थी अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के नाम पे। उन्होंने लिखा था कि भाई जो बंदी सिंहों का मामला है, या फिर जो हमारे जो एक हिसाब से सजा का मामला है, उसके ऊपर आप सिख जो नेता हैं, सिख लीडर्स हैं, जो सिख पॉलिटिक्स है, उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। बात उनकी बिल्कुल जायज थी कि जो बंदी सिंह है उनकी रिहाई के लिए एक हिसाब से जो सिख लीडरशिप है वो कोई खास ठोस कदम तो उठा नहीं रही है। और अब उनके कंसर्न को जो हरजिंदर सिंह धामी है एसजीपीसी के प्रधान, उन्होंने ये कहा था कि हाँ उनके कंसर्न उन्होंने ले लिया, इसके ऊपर वो जरूर प्रयास करेंगे। आज उन्होंने मुलाकात की है, तो देखना होगा कि उस मुलाकात के बाद क्या निकल के आता है। अभी स्टेटमेंट आनी बाकी है अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार की भी, और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है वो एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी जी की भी स्टेटमेंट आनी बाकी है कि बलवंत सिंह राजोआणा जी के मामले में क्या रहेगा। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर है हरियाणा से। हरियाणा में हम सबको पता है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ही बीजेपी ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो बलात्कार का दोषी है, जिसको सजा हो रखी है, उसको फरलो के लिए भेज दिया है। 21 दिन की फरलो दी गई है। अब वो बागपत में अपने आश्रम में जाके लेटेगा। उस बाबा का नाम आपको पता है, गुरमीत सिंह राम रहीम, काफी विवादित बाबा रहा है, और पंजाब और हरियाणा के लोगों के खिलाफ रहा है। पंजाब में हम सबको पता है कि सिख धर्म के सेंटीमेंट भी उन्होंने हर्ट करे हैं, और बहुत घटिया बाबा रहा है। और हरियाणा में भी आप सबको पता है कि उन्होंने पत्रकार की भी हत्या करी। इसके अलावा साधवियों के साथ बलात्कार के मामले हैं, जमीन कब्जाने के मामले हैं, लोगों की हत्या करने के मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार को पता है कि डेरे का एक वोट बैंक है, उस डेरे के वोट बैंक को हासिल करने के लिए उसको फरलो पर भेज दिया है। वो बाबा मौज करेगा बागपत में अपने फार्म हाउस में। तो कहीं ना कहीं देखो अब क्या मानसिकता है। हालांकि अब विधानसभा चुनाव की बात चल ही रही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कल मैंने एक खबर सुनाई थी कि 25 अगस्त तक कहीं ना कहीं हरियाणा का इलेक्शन अनाउंस हो सकता है। तो ये बात जो जिन सोर्सेज से आज मुझे पता चली थी, कल पता चली थी, आज ये कन्फर्म भी हो गया है। जो ईसीआई के कहीं ना कहीं राजीव गुप्ता हैं, वो भी यहीं चंडीगढ़ में कैंप कर रहे थे। अधिकारी भी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आए हुए थे, और ये बहुत हद तक 20 से लेकर 25 अगस्त तक हरियाणा का इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि आज इन्होंने कहा है कि हमने सारी तैयारियां कर रखी हैं, हमारी तैयारियों में कोई कमी नहीं है, और सरकार चाह रही है कि 15-20 दिन पहले इलेक्शन हो जाए। तो शायद बहुत हद तक इलेक्शन 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक हरियाणा का अनाउंस हो सकता है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर है पंजाब में मनरेगा मजदूरों के आंदोलन की। देखो भाई, एक बात आप समझो कि पंजाब में पिछले 1 साल से छोटी सरकार नहीं है। छोटी सरकार का मतलब है पंचायतें भंग कर रखी हैं। 1 साल से पंचायतों के इलेक्शन हुए नहीं है, यानी कि सरपंच एक हिसाब से निरस्त से ही हैं।
तो इस वजह से जो मनरेगा के श्रमिक हैं, सरपंच ही जो मनरेगा का काम मिलता है मजदूरों को, वो सरपंच के थ्रू ही मिलता है। सरपंच तो है नहीं, तो मनरेगा के मजदूरों को काम मिल नहीं रहा है और पिछले 2.5 साल से नहीं मिल रहा है। ये खाली 1 साल की बात नहीं है। और उससे जो परेशान हो रहे हैं पंजाब के मनरेगा मजदूर परेशान हो रहे हैं। और आज उन्होंने जिलेवार हर जिले में मजदूरों ने, पंजाब के मजदूरों ने आंदोलन किया है। किसानों के जो आंदोलन है उनके बारे में तो लगातार खबरें आप सुनते ही हैं पंजाब के, लेकिन आपको जो पंजाब के मजदूर हैं, जो बेजमीने लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ सरकार क्या बर्ताव कर रही है। आप सोच के हैरान हो कि उनके घर में भी तो चूल्हा जलता है, उनके घर में भी तो रोटियां पकती है। उनके मनरेगा का जो काम है वो अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों 2.5 साल से उनको मनरेगा के तहत कोई काम नहीं मिला है? हालांकि मनरेगा से उनकी कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं हो जाती, सिर्फ उनका चूल्हा ही चलता है। लेकिन फिर भी सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि अगर 1 साल से आप सरपंचों के चुनाव नहीं करवा रहे हैं तो उनका काम भी तो अफेक्ट हो रहा है मजदूरों का। आज उनका जो आंदोलन उन्होंने किया वो बिल्कुल जायज है और मैं तो कम से कम उनके इस आंदोलन को सपोर्ट करता हूं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा के जो कुश्ती में लड़का अमन शेरावत 57 किलो में जो कांस्य पदक जीत के आया है वो भारत लौट आया है। और भारत में कहीं ना कहीं लौटने के बाद हरियाणा के लोगों ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया है। और 16 अगस्त को ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट भी भारत आएंगे। और विनेश फोगाट का जो एक हिसाब से कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग बड़े दिल खोल के स्वागत करेंगे और पंजाब के लोग भी आएंगे। पंजाब से तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां आएंगी विनेश फोगाट के उसमें सम्मान में। और पंजाब के बहुत सारे लोगों ने विनेश फोगाट के लिए इनाम भी अनाउंस किए हैं। हरियाणा के बहुत सारे गांवों ने, कोई 2 एकड़ जमीन देने की बात कह रहा है, कोई 11 लाख रुपए देने की बात कह रहा है, कोई कुछ देने की बात कह रहा है। तो विनेश फोगाट, मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब और हरियाणा के हर गांव में बहुत फेमस हो गई है और उस लड़की की हर हरियाणा और पंजाब वाला आदमी इज्जत कर रहा है। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि 16 अगस्त को उस लड़की की बहुत ग्रैंड, मैं तो कहूंगा कि सेरेमनी होगी, बहुत उसकी वो होगी। जब वो एयरपोर्ट पे उतरेगी तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां मौजूद होंगे। तो ये थी आज की खबरें और उनका विश्लेषण। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी।